हेलो एवरीवन। तो यार आज की वीडियो हमारी लास्ट होने वाली है नंबर थ्योरी के लिए। और आज मैं जितने बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं नंबर थ्योरी के मोस्टली सारे कवर कर दूंगा। तो यार सबसे ज़रूरी एक टॉपिक है जो नंबर थ्योरी का है, एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिदम के नाम से। तो इसके बेस पे दो तीन एप्लीकेशंस हैं हमारी कुछ कुछ चीज़ों में। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि यूक्लिड एल्गोरिदम को कैसे एक्सटेंड करके हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें कि एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिदम है क्या, तो उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इससे हम निकाल क्या रहे हैं और क्यों निकाल रहे हैं। तो मान लो अगर हमारे पास दो नंबर हैं ए और बी और हम उसका जीसीडी निकालते हैं यूक्लिड एल्गोरिदम के थ्रू। लेकिन अगर मेरे को उसका जीसीडी नहीं चाहिए हो, मैं चाहता हूँ कि ये जो ए और बी है इनके साथ ये जो कॉफिशेंट है एक्स और वाई, ऐसे ये कौन से कॉफिशेंट होंगे कि मैं इनको मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन अगर मैं सॉल्व करूं तो वो जीसीडी के इक्वल है। मुझे ये कॉफिशेंट चाहिए एक्स और वाई। तो ये कॉफिशेंट मैं कैसे निकाल सकता हूँ, एक बारी हम ये सीख लेंगे ये कैसे निकाल सकता हूँ। तो मैं इसकी एप्लीकेशन आप लोगों को सबको बता पाऊँगा कि क्यों हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट था कि हम कॉफिशेंट निकालें और इससे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो मैंने मान लो एक एग्जांपल लिया कि ए मैंने 24 ले लिया और बी मैंने 7 ले लिया। तो यूक्लिड एल्गोरिदम में जो हम करते हैं नॉर्मली वही करेंगे कि 24 इक्वल्स टू 7 × 3 + 3, यानी कि हमारा जो नंबर हुआ ए उसको बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है कोशेंट और रिमाइंडर के टर्म्स में। तो अगले स्टेप में ये 7 इधर चला जाएगा 24 की जगह और ये रिमाइंडर 3 7 की जगह आ जाएगा। तो ये इक्वेशन बनेगी और नेक्स्ट स्टेप में हमारा ये हो जाएगा। तो हमारा रिमाइंडर जब 0 आता था तो हम कहते थे कि जो हमारी बी की वैल्यू है वो हमारा जीसीडी है, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में यही बी यहाँ पे जाएगा और ये 0 बी बन जाएगा और बी इक्वल टू 0 होगा तो हम रिटर्न ए करवा देते थे, यानी जीसीडी 1 आ जाता। तो मान लो यहाँ तक तो हम काम करते थे यूक्लिड एल्गोरिदम में। मैं कहता हूँ कि अब मैं ये जीसीडी को ए और बी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करूँगा। तो इसमें से हमें प्रीवियस इक्वेशन, ये जो इसके ऊपर वाली इक्वेशन है यहाँ से काम लेना है। ये b जो हमारा आया है वो बेसिकली प्रीवियस इक्वेशन में क्या था, रिमाइंडर। तो अगर 1 को मैं को रिप्रेजेंट करना हो a और b के फॉर्म में तो 1 की वैल्यू यहाँ से मैंने निकाली तो वो कुछ इस तरीके से आएगी कि 1 इक्वल्स टू 7 - 3 × 2। ये हमारी पहली इक्वेशन बनी जो इस सेकंड इक्वेशन से आई। अब हमने देखा कि 7 तो हमारा b था, यानी कि 7 तो हमें चाहिए। जो हमें नहीं चाहिए हम उसकी जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करेंगे। तो हमें इस इक्वेशन में, नीचे वाली इक्वेशन में 7 - 3 × 2 है। तो 7 हमें नीडेड था लेकिन 3 हमें नीडेड नहीं था, ना ही 2 हमें नीडेड था। तो 3 की वैल्यू हम देखें तो 3b है बेसिकली। और ये b कहाँ से आया होगा, तो पिछले वाले इक्वेशन के रिमाइंडर से आया होगा। तो ये रिमाइंडर 3 है तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 24 - 7 × 3 हो जाएगा और ये जो इंटू 2 था 3 के साथ वो मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा। तो हमारा पता चल गया हमें कि ये जीसीडी 1 क्या है, 7 × -2 × 24, सॉरी। तो हमारा जीसीडी क्या है यहाँ पे, 1 इक्वल्स टू 7 -2, ये जो बाहर का था ये मल्टीप्लाई होगा 24 के साथ, प्लस ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे 6 × 7। तो हमने जब इसको सॉल्व करा कि पॉजिटिव 6 हैं 7 और एक पॉजिटिव 7 है तो वो पॉजिटिव 7 7 हो जाएंगे और नेगेटिव का 24 है। 24 हमारा ए था एक्चुअल में इक्वेशन में और 7 हमारा बी था। तो यानी कि इनके साथ जो ये नंबर होंगे ये हमारे उसके कॉफिशिएंट होंगे। तो यानी कि इस इक्वेशन जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी y उसके और x, उसकी वैल्यू हमारी इससे क्या आई कि y तो हमारा 7 के इक्वल था और x हमारा -2 था। अगर हम ये रखते तो हमारा जीसीडी इक्वल आ जाता। अब यार हमारी मेन चीज़ ये है कि हमने ये सीखा क्यों, हमें कॉफिशिएंट निकालने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो इसके दो मेजर एडवांटेजेस हैं। एक तो वो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में हेल्प करेगी तुम्हारी, और दूसरा इन्वर्स मॉड्यूलो सॉल्व करने में हेल्प करेगी। लीनियर इक्वेशन सॉल्व क्यों करना चाहते हैं वो आगे देखेंगे और इन्वर्स मॉड्यूलो भी क्या होता है वो भी आगे देखेंगे। बट उससे पहले यार एक इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट है, जिन भी लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन तुम्हें मिलती रहे। यार किसी भी टॉपिक से रिलेटेड मैं कोई चीज़ करवा रहा हूँ और मैंने कोई मेन एल्गोरिदम मिस कर दिया हो या फिर कोई ऐसा एल्गोरिदम तुमने उस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ा हो जो नहीं आता हो तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर वो मैं करवाना भूल गया हूँगा तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगा, अगर उस टाइम उसको करवा सकते होंगे तो।
ताकि यार हमारे जितने मेन टेक्निक्स हैं वो सारे कवर्ड हो जाएं। मेन मोटो इन वीडियोस का ये नहीं है कि मैं तुम्हें सारे मतलब मेन मोटो इन वीडियोस का ये है कि मैं जितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम टेक्निक्स हो सकते हैं वो तुम्हें करा दूँ, ताकि फ्यूचर में जब तुम कोई भी क्वेश्चन करो, भले ही वो तुमसे सॉल्व ना हो कॉन्टेस्ट में, लेकिन बाद में जब तुम उसका सॉल्यूशन देखो तो एटलीस्ट तुम्हें मेथड समझ में आ जाए कि दूसरे बंदे ने क्या एल्गोरिदम लगाई है। वरना दिक्कत मेन यही आती है कि हम किसी और का सॉल्यूशन देखते भी हैं तो भी हमें वो चीज़ समझ नहीं आती, क्योंकि हमने कभी वो चीज़ पढ़ी नहीं होती कि वो वर्क कैसे कर रही है। तो मेन मोटो इस लेसन्स के बस यही है कि तुम्हें जितने से ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक हो सके वो सारे मैं बता सकूं। तो इसमें थोड़ी तुम्हारी भी हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। कमेंट करो, सजेशंस दो, लाइक करो वीडियो को। लाइक और कमेंट से यार कभी भी अर्निंग नहीं होती यूट्यूब में, बस ये इसलिए होता है बेसिकली कि जो भी क्रिएटर होता है उसको थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है। तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी अगर तुम लोग ये चीज़ें करते हो तो यार एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिदम की हमने बात करी थी, तो उसका कोडिंग पार्ट देख लेते हैं कि ये कोड कैसे करते हैं। तो हमने एक ग्लोबल एक्स और वाई बना लिया जो कि हमारे कोफिशिएंट के काम करेंगे, और हमने डी बना लिया जिसको हम जीसीडी रिप्रेजेंट करेंगे कि ए और बी का जीसीडी क्या है हमारा। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर बी हमारा इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाए तो एक्स में हमें 1 वैल्यू डाल देनी है, वाई में हमें 0 वैल्यू डाल देनी है, डी में हम ए की वैल्यू डाल देंगे और रिटर्न कर देंगे। ये हमने क्यों करा, और अगली लाइन देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। हमने एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिदम तब तक कॉल करते रहना है जब तक हमारा b इक्वल्स टू ज़ीरो ना हो जाए। प्रोग्राम यहाँ पे आएगा, इस लाइन पे देखेगा स्टार्टिंग में b ज़ीरो नहीं है, तो एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिदम को रन करेगा, जो बेसिकली तुम्हारा जैसे जीसीडी था बिल्कुल सेम वैसे ही काम कर रहा है कि b कॉमा ए मॉड्यूलो b। तो जब तक ये चलता रहेगा जब तक तुम्हारा जीसीडी नहीं निकल जाता। तो जीसीडी वाली कंडीशन जैसे ही मीट होगी तो ये कंडीशन रन होगी जिसमें x तुम्हारा 1 हो जाएगा, y तुम्हारा 0 हो जाएगा, d में तुम जीसीडी की वैल्यू डाल दोगे और रिटर्न करोगे। अब x अगर तुम्हारा 1 हो जाएगा तो a हो जाएगा सिंपली, प्लस y अगर 0 हो गया तो b इंटू वाई तुम्हारा 0 हो गया, वो इक्वल्स टू जीसीडी आ जाएगा, जो कि इस केस में ट्रू है, तुम्हारा a ही जीसीडी है। तो इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमने इनिशियल वैल्यू ये रख दी। तो एक बारी जब हमने ये चीज़ निकाल ली कि जीसीडी हमारी क्या है, जैसा कि हमने एक्सप्लेनेशन में देखा था कि यहाँ पे हमने एक बारी जीसीडी निकाल ली, तो इससे हम आंसर रिट्राइव करते हैं पिछले स्टेप पे जाके, फिर पिछले स्टेप पे जाके। तो एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिदम भी काम कैसे कर रहा था, पहले उसने ये लाइन कॉल करी और कुछ स्टेटमेंट अभी स्टैक में पड़ी हुई हैं जो उस फंक्शन में नीचे लिखी हुई थी, फिर उसने अगली लाइन कॉल करी, फिर स्टैक में आया, फिर अगली लाइन कॉल करी, फिर स्टैक में आया, फिर हमें जीसीडी मिल गया। तो जैसे ही जीसीडी मिला फिर हम पीछे गए, जितना स्टैक में था उसको कैलकुलेट करा, यानी कि हमने 1 को इनके टर्म्स में निकाला, फिर और पीछे गए, फिर पीछे वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करी, यानी कि सब्स्टिट्यूशन हम एक एक स्टेप पीछे वाले स्टेप्स की करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिदम काम कर रहा है। तो वही चीज़ हो रही है कि पहले हमने जब एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिदम कॉल करा तो ये फंक्शन तो कॉल हो गया, लेकिन इसके नीचे की ये जो स्टेटमेंट्स थी ये सारी अभी स्टैक में पड़ी हुई थी। तो जब हमारा फंक्शन रिटर्न करेगा तो ये लास्ट वाले स्टेटमेंट के लिए जितना भी स्टैक का बचा हुआ था वो पहले कॉल करेगा, यानी कि ये वाले के लिए इसके पीछे वाला जो स्टेप था हम सब्स्टिट्यूशन उसके हिसाब से ये सिंपल मैथ से फॉर्मूला निकाला है। हमने एक x1 बना लिया और एक y1 बना लिया। x1 में हमें y की वैल्यू डाल देनी है और y1 में हमें x माइनस a डिवाइड बाई b इंटू वाई, ये मैथ से जनरली निकाला गया है, इसको हो सके तो याद कर लेना। और बाद में हमने क्या करा है, x इक्वल्स टू x1 कर दिया है और y इक्वल्स टू y1 कर दिया है। ये पूरा सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है जो हमने उधर मैथ्स का देखा था कि कैसे हम 1 की वैल्यू निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ a एंड b। तो ऐसे ऐसे जब सारे स्टेटमेंट कॉल हो जाएंगे और ये फंक्शन एंड करेगा तो लास्ट में तुम्हारे पास x और y की वैल्यू पड़ी होगी जो उस इक्वेशन में हमने देखी थी। तो आई होप सबको यूक्लिड एल्गोरिदम समझ आया होगा। किसी को अगर इसमें कोई भी पार्ट में डाउट है तो वो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो यार पहले यूज़ की बात करते हैं हम कि हमने जो x और y निकाला उसका पहला यूज़ क्या है। तो मान लो अगर मैं तुम्हें कहता हूँ कि मेरे पास ये लीनियर इक्वेशन है 25x प्लस 18y इक्वल्स टू 839 और इसमें तुम्हें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यार हमने बचपन से सीखा है कि अगर दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए, बट हम लीनियर इक्वेशन को
कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में डायफेंटाइन लीनियर इक्वेशन कहते हैं और इस लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ एक इक्वेशन की मदद से। यानी कि ये जो हमें गिवन इक्वेशन है सिर्फ इसके हेल्प से ही हम इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बस हमारी जितनी भी नेसेसिटी कंडीशंस हैं वो सारी मेट होनी चाहिए। इस लीनियर इक्वेशन में हमारा 25a होगा और 18b होगा। x और y हम सेम ट्रीट करेंगे कोफिशिएंट के थ्रू, और इसके बारे में थोड़ी देर में बात करता हूँ कि 839 क्या है। तो मान लो मैं कहता हूँ कि अगर a और b तुम्हारे कोई इंटीजर हैं, d तुम्हारा GCD हो गया a और b का, तो एक इक्वेशन मैं लिखूँ अगर ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू c है। तो जैसे ये ऊपर की इक्वेशन तुम्हें दिख रही है, ये सेम इक्वेशन ऐसी है ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, जहाँ पे c की वैल्यू 839 है। तो कुछ पॉइंट्स हैं डायफेंटाइन इक्वेशन को सॉल्व करने के जो तुम्हें याद रखने हैं हमेशा। इसको अच्छा होगा कि तुम नोट डाउन कर लो अगर तुम नोट्स बनाते हो। अगर नहीं बनाते हो तो रेकमेंड होता है कि आगे से हमेशा कभी भी लेक्चर देखो तो नोटबुक और पेन लेके बैठो और साथ साथ नोट्स बनाते रहो। अपने नोट्स से ज़्यादा अच्छा समझ आता है। मैं गिटहब पे भी जितना हो सकेगा समराइज़ करके सारे लेसन्स डालता रहूँगा, और गिटहब से तुम हमेशा देख सकते हो रिपोजिटरी अपडेट हो जाएगी। हर हफ्ते अपडेट करता हूँ मैं रिपोजिटरी एक दिन में, तो जो भी टॉपिक एक हफ्ते में कराया होता है वो एक हफ्ते के बाद तुम्हें मिल जाएगा आराम से वहाँ पे। लेकिन बेटर यही रहेगा कि तुम उसको नोट डाउन कर लो। तो यार कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं। जैसे ये इक्वेशन अगर हुआ तो हमने डी की बात करी थी, डी था हमारा GCD ए और बी का। तो डी और स्लैश सी, इस सिंबल का मतलब क्या होता है यार? इस सिंबल का मतलब होता है डी इज़ अ फैक्टर ऑफ सी। तुम्हें ये बहुत जगह देखने को आएगा प्रोग्रामिंग, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बहुत जगह डेफिनेशन में इज़ अ फैक्टर ऑफ की जगह हम सिंपल ये लाइन लिख देते हैं। तो इसका यही मतलब होता है डी इज़ अ फैक्टर ऑफ सी। अगर डी फैक्टर नहीं है सी का, यानी कि डी इज़ अ फैक्टर ऑफ सी इज़ नॉट द ट्रू स्टेटमेंट, देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस इक्वेशन। कि हमने बोला कि ए और बी का जो GCD आया वो हमारा सी का GCD, सी का फैक्ट, तो हमने बोला ए और बी का जो GCD आया वो अगर हमारा सी का फैक्टर नहीं है तो हम इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। देयर आर नो सच सॉल्यूशन विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दिस इक्वेशन। बट अगर ये हमारा फैक्टर आया सी का, यानी कि डी फैक्टर है सी का, तो इसके इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, और उन सभी इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशन से एक सॉल्यूशन एक्स नॉट और वाई नॉट हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हम एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिदम से निकाल सकते हैं उसका यूज़ करके। तो एक तुम्हारे को प्रॉपर्टी पता, तो एक तो फ़ायदा तुम्हें पता लग गया कि एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिदम को हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में यूज़ करते हैं। अब वो कैसे करते हैं वो आगे देखेंगे, बट उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मान लो अगर तुमने यूक्लिड एल्गोरिदम का यूज़ करा, एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिदम का, और एक्स नॉट और वाई नॉट की कुछ वैल्यू निकाली, कि कुछ कॉफिशिएंट निकाल लिए तुमने एक्स नॉट और वाई नॉट जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो एक बार ही तुमने एक सॉल्यूशन निकाल लिया तो उससे रेस्ट ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी फाउंड आउट ईजली। वो कैसे? तो सिंपल ये मैथ्स है कि अगर तुम्हें एक्स नॉट और वाई नॉट पता चल गया तो और भी एक्स और वाई के लिए एक सिंपल सी इक्वेशन है कि एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस बी बाई डी इंटू एन, वाई इक्वल्स टू वाई नॉट माइनस ए बाई डी इंटू एन। एन यहाँ पे एक इंटीजर नंबर है, एन की वैल्यू तुम चेंज करते जाओगे, तुम्हें डिफरेंट वैल्यू वाई और एक्स की मिलती जाएगी। तो यार डायफेंटाइन इक्वेशन को अच्छे से समझने के लिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। कि मान लो एक हाउसवाइफ है जिसने कुछ एप्पल और ऑरेंजेस खरीदे हैं और टोटल कॉस्ट उसकी 839 सेंट्स आई है। एक एप्पल तुम्हें 25 सेंट्स का पड़ता है और एक ऑरेंज तुम्हें 18 सेंट्स का पड़ता है। तो कितने एप्पल और ऑरेंज उसने खरीदे हैं? यानी कि ये जो अबव इक्वेशन थी हमारी, ये वाली इक्वेशन बनेगी। तो मान लो अगर मैं इसको एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिदम से करना चाहता हूँ कि मैंने कहा कि 25x प्लस 18y इक्वल्स टू GCD ऑफ 25 एंड 18, अगर ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती तो क्या मैं x और y की वैल्यू निकाल पाता? तो आंसर आता हाँ, मैं निकाल पाता कि अगर a मेरा 25 b 18 है तो एक्सटेंडेड में यूज़ करूँगा तो x की वैल्यू मेरी -5 आएगी और y की वैल्यू मेरी 7 आएगी। तो मैंने अगर इनकी वैल्यू पुट करी कि a इंटू -5 प्लस b इंटू 7 इक्वल्स टू GCD ऑफ a कॉमा बी, ये हमारा एक्सटेंडेड से आ जाता। तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये रियली में 1 आ रहा है, 18 और
25 का GCD 1 होता है। अगर 25 इंटू -5 प्लस 18 इंटू 7 करोगे तो ये 1 आएगा। अब इसका यूज़ हम कैसे ऊपर वाली लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में कर सकते हैं, वो इस तरीके से कि मैंने दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दिया 839 डिवाइड बाई GCD ऑफ A, B। अब इससे क्या होगा कि हमारा ये जो GCD राइट हैंड साइड में है वो इस GCD से कैंसिल हो जाएगा और 839 यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। यानी कि तुमने देखा कि GCD को हटा के हमने कैसे 839 ले आए। हमने जो ऊपर स्टेटमेंट में बात करी थी कि D हमारा फैक्टर होना चाहिए GCD का, सॉरी हमारा GCD फैक्टर होना चाहिए ये C का, वो इसलिए बात करी थी कि अगर ये डिवीज़न परफेक्ट नहीं होती है तो यहाँ पे हमारा परफेक्ट ये नंबर नहीं आ पाएगा। तो आई होप वो रीज़न भी तुम्हें समझ आया होगा। तो हमने अगर 839 अपॉन GCD AB यानी कि 1 ही होगा, इससे अगर पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा इस वाली इक्वेशन को, तो हमारा आता है 25 को हमने एज इट इज़ रहने दिया क्योंकि A और B को हमें छेड़ना नहीं था। तो 25 इंटू माइनस का कुछ आया प्लस 18 इंटू प्लस का कुछ आया इक्वल्स टू 839 आया। तो ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी जो हमें सॉल्व करनी थी। x0 और y0 की वैल्यू अब हमें दिख रही है जो एक्सटेंडेड की मदद से आई है। -5 और 7 हमें पता थे, तभी हमें ये दोनों की वैल्यू पता लग पाई है। तो इससे तुम्हें पता चला कि x0 और y0 हमारे पास कैसे आया है। लेकिन हमें ये बात पता है कि एप्पल्स और ऑरेंजेस जो हमने ख़रीदे हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, यानी कि इसके मैनी सॉल्यूशंस हैं। लेकिन मैनी सॉल्यूशंस में से हमेशा कॉम्पिटिटिव कोडिंग में तुम्हें एक एडिशनल कंस्ट्रेंट भी और मिला होता है, जिससे जनरली एक यूनिक सॉल्यूशन ही हमेशा निकालना होता है तुम्हें कुछ एडिशनल कंस्ट्रेंट से। तो तुम्हें जब भी x0 और y0 मिल जाए फिर तुम्हें और कंडीशन ढूंढनी है कि तुम्हारा मेन आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में मेन यही है कि तुम्हारे ये दोनों हम एप्पल मतलब जितने एप्पल हैं और जितने ऑरेंजेस हैं ये हमेशा 0 से बड़े होने चाहिए। तो हमने एक कहा कि जो स्टार्टिंग में हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि किसी भी x और किसी भी y के लिए क्या वैल्यू आती है वो x0 और y0 के टर्म्स में, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था हमने कि x इक्वल्स टू x0 प्लस b/d इंटू एन, वाई इक्वल्स टू y0 माइनस a/d इंटू एन, हम इसका यूज़ करेंगे। और हमने x की वैल्यू निकाल ली n के टर्म्स में, y की वैल्यू निकाल ली n के टर्म्स में। हम ये भी जानते हैं कि x और y पॉजिटिव नंबर है, यानी कि जितने एप्पल और ऑरेंजेस हमने खरीदे हैं वो पॉजिटिव हैं। तो हमें एक इक्वेशन ये मिल गई कि -1495 प्लस 18n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा और ये भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। इनको हमने सॉल्व करा तो हमारी n की एक जनरल इक्वेशन बन गई कि n हमारा इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। तो वो अगर हमने सॉल्व करा तो 233.05 से n बड़ा होना चाहिए और 234.92 से n छोटा होना चाहिए। इन दोनों रेंजेस के बीच में तुम देखोगे तो 234 ही एक लौता नंबर है जिसमें n कम्प्लीटली इस रेंज में वेरीफाई करता है। तो तुम्हें पता लग गया किस तरह से हमारे को एक यूनिक सॉल्यूशन मिला। n की वैल्यू हमने x और y में रख देंगे एक बारी, तो हमारी x और y कैलकुलेट हो जाएगी जो कि आई 17 एप्पल्स और 23 ऑरेंजेस। तो तुमने देखा कि डायफेंटाइन इक्वेशन को हमने कैसे सॉल्व करा। GCD के एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिदम के यूज़ से हमने पहले x0 और y0 की कुछ वैल्यू निकाल ली जब GCD के टर्म्स में इक्वेशन लिखी थी। फिर हमने उसको c डिवाइडेड बाय GCD कर दिया दोनों साइड को। तो जो हमारी x0 और y0 की वैल्यू आई, मतलब उनको हमने c इंटू डिवाइडेड बाय GCD से कर दिया सॉल्व। तो हमारे को कुछ x0 और y0 मिला हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन के तौर पे। हमने उससे एक जनरल फॉर्मूला बनाया अपना x और y का कि दो इक्वेशन हमारी बन गई। अब n हमारा क्या आएगा उस पर डिसाइडेड होगा कि x और y क्या है। तो उसके लिए हमें एक एडिशनल कंस्ट्रेंट मिला था क्वेश्चन में कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा। किसी क्वेश्चन में कुछ और भी हो सकता है, तो उस हिसाब से तुम्हें ये डिज़ाइन करना है। तो हमने वो जब करा तो हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन आया और हमारा आंसर सूटेबली निकल गया। अगर यार तुम लोगों को डायफेंटाइन में या फिर टोशन फंक्शन में थोड़ी दिक्कत हो रही हो या क्वेश्चन ढंग के नहीं मिल रहे हो या तुम चाहते हो मैं इनके क्वेश्चन भी डिस्कस करूं, तो यार ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। अगर 10 लोगों ने भी कमेंट करा कि इन दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर तुम्हें क्वेश्चंस भी करने हैं, तो मैं 1-2 दिन के अंदर इनके क्वेश्चन भी करवा दूंगा। वरना फिर मैं यही समझूंगा कि सबको ये अच्छे से समझ आ गया है और तुम लोग ये इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो यार नेक्स्ट चीज़ जो हमारी रह गई थी जब हम मॉड्यूलो अर्थमेटिक कर रहे थे वो थी इन्वर्स मॉड्यूलो। हम इन्वर्स मॉड्यूलो क्या होता है, क्यों यूज़ करना चाहते हैं, उससे पहले एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देखेंगे कि ए कॉन्ग्रुएंसी सी
मॉड्यूलो m क्या होता है, पहले हम ये समझेंगे कि ये क्या होता है। बहुत सारे स्टेटमेंट में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में ये चीज़ भी दी हुई होती है और बहुत बच्चों को पता नहीं होता है कि इसका मतलब क्या होता है। अगर तुम्हें इसका मतलब ही नहीं पता तो तुम वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते। तो मॉड्यूलो से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट भी था जो मैं तुम्हें बताना चाहता था। तो इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो c। इसके दो मतलब निकलते हैं इस स्टेटमेंट के। एक मतलब ये निकलता है कि a को अगर मॉड्यूलो लोगे m से तो वो इक्वल्स टू आएगा c का मॉड्यूलो लोगे m से, यानी कि a का मॉड्यूलो m से और c का मॉड्यूलो m से वो सेम होगा। और इसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि m तुम्हारा फैक्टर है a माइनस सी का। ये गलती से मैंने b लिख दिया है, यहाँ पे c होगा। तो यानी कि a तुम्हारा m तुम्हारा फैक्टर है a माइनस सी का। तो यार इस सिंबल को समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है कि मान लो 26 मॉड 5 ले तो वो होता है हमारा 1, 11 मॉड 5 लें तो वो भी होता है हमारा 1। तो बेसिकली ये करता क्या है, ये ए और सी को एक ही क्लास में रख लेता है। एक क्लास हमने किस बेसिस पे डिसाइड करा कि ये दोनों एक ही क्लास में है, वो इस बेसिस पे डिसाइड करा कि ये अब मॉड्यूलो ऑपरेशन अगर हम m के साथ करते हैं तो ये दोनों 1 रिजल्ट देते हैं, तो उस बेसिस पे ये दोनों एक ही क्लास में हैं। तो जितने भी नंबर का मॉड्यूलो तुम m से लोगे अगर वो 1 आएगा तो वो सारे भी सेम कैटेगरी में फॉल करेंगे, यानी कि वो भी कॉन्ग्रुएंसी बनाएंगे एक दूसरे के साथ, इक्विवेलेंस रिलेशन ये फॉर्म करते हैं। तो 26 इक्विवेलेंट टू 11 मॉड्यूलो m, इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन शो करता है कि 26 और 11 तुम्हारे सेम इक्विवेलेंस क्लास में है। और इसके आगे ये जो ब्रैकेट में ऑपरेशन लिखा हुआ है ये बताता है कि ये किस बेसिस पे इक्विवेलेंस क्लास में है। यहाँ पे मॉड 5 के बेसिस पे ये इक्विवेलेंस क्लास में है। तो आई होप तुम्हें ये समझ आया होगा कि हम कैसी बात कर रहे हैं। तो तुम्हें यार ये पता होगा कि अगर मैंने 26 माइनस 11 करा तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा। तो 26 माइनस 11 करते हो तो तुम्हें पता चलेगा वो 15 आएगा, और तुम देख रहे हो कि 5 15 का फैक्टर होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी प्रूव हो गई कि m इज़ अ फैक्टर ऑफ a माइनस सी। तो ये चीज़ हमें पता चल गई कि ये दोनों स्टेटमेंट वैलिड है। तो आई होप ये चीज़ कभी भी आएगी तो तुम इसकी प्रॉपर्टी अब समझ गए होगे कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि वो सारे नंबर ये वाली इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म करेंगे जिसका मॉड्यूलो m से लोगे तो वो सेम रिजल्ट देंगे। तो अगर ये इक्विवेलेंस क्लास में है तो यार इक्विवेलेंस क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, वो ये फॉलो करती हैं। अब जिनको नहीं पता है कि ये क्या होती हैं वो सेकेंड ईयर में मैथ्स में पढ़ लेंगे, बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि अगर a कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड्यूलो m है तो c कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो m भी ट्रू होगा, यानी कि ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m है और b कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड्यूलो m है, तो इससे ये रिजल्ट निकला कि a कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड्यूलो m है। यानी कि 26 और 11 आपस में बनाते हैं। मान लो 1 और 6 आपस में क्लास बनाते हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि 26 और 6 भी आपस में क्लास बनाते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हुई। तो अब हमने ये चीज़ समझ ली है, तो यार थोड़ी इन्वर्स की अब बात स्टार्ट कर देते हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो लेक्चर का। तो इन्वर्स बेसिकली क्या होता है, तो सबने पढ़ा है कि a को अगर हम उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो वो 1 देता है। इन्वर्स बेसिकली 1/a होता है। तो ऐसा वो नंबर जिसको हम अपने नंबर से मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट 1 आए तो वो इन्वर्स होता है। मॉड्यूलो इन्वर्स क्या होता है और उसकी यूज़ हमें क्यों करनी पड़ी, वो इसलिए कि मैंने एक लास्ट वीडियो में ये बताया था कि अगर तुम्हें a डिवाइड बाई b मॉड्यूलो m लेना हो तो तुम क्या करोगे। अगर तुमने ये सोचा कि जैसे मल्टीप्लिकेशन में करते हैं कि a मॉड्यूलो m डिवाइड बाई b मॉड्यूलो m डिवाइड बाय मॉड्यूलो m लेंगे टोटल, तो ये हमारा सही रिजल्ट देगा, तो आंसर गलत है। ये हमारा कभी भी सही रिजल्ट नहीं देगा। ऐसी कोई ऑपरेशन एग्जिस्ट नहीं करती जिससे हम इससे सही रिजल्ट निकाल पाएँ। तो हमने कहा कि यार अगर डिवाइड मैं नहीं कर सकता तो मैं मल्टीप्लाई तो कर सकता हूँ, कि अगर मैंने a इंटू में b की पावर -1 करा तो ये सेम बात हो गई a डिवाइड बाय b के। तो अगर मेरा ये रिलेशन मल्टीप्लिकेशन में आ गया मॉड्यूलो m, तो ये हमें पता है कि हमें कैसे करना है। a मॉड्यूलो m इंटू में b मॉड्यूलो m, b इन्वर्स मॉड्यूलो m होल का मॉड्यूलो m। तो इससे हमारा बिल्कुल सही रिजल्ट आ जाएगा, जो ये रिजल्ट हमें चाहिए था। तो इस इक्वेशन में ये जो b इन्वर्स मॉड्यूलो m है इसको मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। तो हमें यही सीखना है कि हम इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन एक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है। कभी भी तुम अगर मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसी भी नंबर का निकालना चाहते हो
तो जो नंबर का मॉड ले रहे हो तुम जिस नंबर से, इन दोनों नंबर का आपस में जीसीडी हमेशा 1 होने चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसको याद रखना है कि जीसीडी ऑफ बी और एम हमेशा 1 होना चाहिए अगर तुम्हें मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो अब कैसे निकालना है हम उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। तो अगर मैं कहता हूँ कि तुम्हें ये फाइंड करना है कि ए विद मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एम क्या है, तो उसका यही मतलब हुआ कि ए के साथ उसका मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मैंने मल्टीप्लाई करा तो वो कॉन्ग्रुएंट रिलेशन फॉर्म करेगा 1 के साथ मॉड एम। अब ऐसा क्यों हुआ, तो मैंने बताया था कि ए का अगर उसके इन्वर्स के साथ मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो वो 1 देगा, और 1 का अगर मैं किसी भी नंबर से मॉड लूँगा तो वो हमेशा 1 ही रिजल्ट करेगा। तो यानी बेसिकली हमें यहाँ पे ये x फाइंड आउट करना है कि ये x क्या है हमारा, तो वो हमारा a का मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो इन्वर्स होगा, यानी कि उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ तो वो 1 रिजल्ट देगा मॉड्यूलो m के साथ। तो अगर मैं एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिदम पे फिर से बात करूं कि ax प्लस वी वाई इक्वल्स टू जी सी डी ऑफ ए बी, अगर मैं कहता हूं कि ये इक्वेशन है तो इससे हम x और y की वैल्यू आराम से निकाल सकते थे एक्सटेंडेड एल्गोरिदम यूक्लिड एल्गोरिदम यूज़ करके। तो अगर सेम इक्वेशन में मैं ये कहूँ ax प्लस बी की जगह मैं m कर दूँ और जी हमारा फिर a कॉमा m हो जाएगा, तो इससे क्या हमारे चेंजेस आते हैं। अगर मैंने ये चीज़ कर दी और मैं नेक्स्ट इक्वेशन में, हमें पता है कि जी हमेशा जिस नंबर का मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है और जिस नंबर से निकालना है उसका 1 होगा, तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। इस इक्वेशन में मैं दोनों साइड मॉड m लूँगा क्योंकि मेरे को स्टैंडर्ड इक्वेशन इस फॉर्मेट में चाहिए। तो मैं मॉड m लेता हूँ तो a इंटू एक्स मॉड्यूलो m प्लस m इंटू वाई मॉड्यूलो m इक्वल्स टू 1 मॉड्यूलो m। तो तुम देख रहे हो कि राइट हैंड साइड 1 मॉड्यूलो m हमारा आ चुका है। a इंटू एक्स मॉड्यूलो m हमारा यही होगा कि a इंटू एक्स मॉड्यूलो m, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी आ गया है। m इंटू वाई मॉड्यूलो m 0 हो जाएगा क्योंकि m तुम्हारा यहाँ पे फैक्टर है, तो मॉड अगर m से साथ लोगे तो ये ऑब्वियसली 0 रिमाइंडर देगा मॉड के साथ। तो ये इक्वेशन से हट गया, तो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बन गई, ax इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो m, जो हमने यहाँ पे देखा था। तो हमें ये पता चलता है कि अगर हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ये मानी होती कि ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू जी सी डी ऑफ ए बी, और इसमें अगर हम x की वैल्यू फाइंड कर देते, अगर हमने a को a रखा होता जो गिवन नंबर है और b की जगह अगर हम m भेज देते, तो जो हमारे x की वैल्यू आती वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो इन्वर्स आता। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालना है। तो एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिदम में a तुम्हें वो नंबर रखना है जिसका मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो इन्वर्स निकालना है, b तुम्हें वो नंबर रखना है कि जिसके साथ निकालना है, यानी कि जिसके साथ तुम मॉड ले रहे हो b को हमें वो रखना है। तो यार तुम्हें एक बात अब समझ आई होगी कि मैंने क्यों कहा था कि इनका जीसीडी 1 होना चाहिए। जीसीडी अगर इसका 1 नहीं होता तो यहाँ पे ये 1 हमारा कभी भी नहीं आता, हमारा जीसीडी कुछ और आता और इक्वेशन हमारी कभी भी नहीं बन पाती। तो इसलिए जीसीडी a और m का 1 होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो आई होप यार तुम सभी को ये तीनों टॉपिक समझ आए होंगे जो भी हमने डिस्कस करे हैं आज के क्लास में। और इन्वर्स मॉड्यूलो का एक बहुत अच्छा यूज़ और होता है कि मान लो तुम्हें एनसीआर वाली चीज़ निकालनी हो कि एनसीआर फंक्शन जो होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है। तो सब हमें 20 से ऊपर ज़्यादातर फैक्टर नहीं निकाल पाते, तो जिस भी क्वेश्चन में हमें ऐसे कैलकुलेशंस करने होते हैं तो हमेशा वहाँ पे दिया होता है कि तुम्हारा आंसर बहुत बड़ा हो सकता है, तो तुम्हें मॉड p आंसर प्रिंट करवाना है। तो मॉड लेते और तुम्हारे को पता ये डिवाइड में इक्वेशन है, तो मॉड हम ले नहीं पाते अगर हमें मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं पता होता कि क्या होता है। लेकिन अगर हमें ये चीज़ पता है तो यही इक्वेशन मॉड p रिजॉल्व हो जाती है n फैक्टोरियल मॉड p इंटू में r फैक्टोरियल का जो इन्वर्स होता वो हम निकाल लेते इस वाले ऊपर वाले मेथड से, और फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं n माइनस r फैक्टोरियल का इन्वर्स के साथ, यानी कि इन दोनों के इन्वर्स अगर हम निकाल लेते तो ये इक्वेशन हमारी आराम से सॉल्व हो जाती। जब हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करते तब वहाँ पे भी हमें मॉड लेके कैलकुलेट करना पड़ता ताकि हमारी डेटा सारे रेंजेस में रहें, और इन इक्वेशन में भी ध्यान से मॉड लेना पड़ता है। तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि मॉड कितना ज़्यादा ज़रूरी है सीखना और इसको प्रैक्टिस करना। तो यार ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करना, बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें कोड फोर्सेस पे मिल जाएंगे
और कोई और सजेशन हो या कुछ और रिक्वायरमेंट हो कुछ वीडियोस की, तो वो कमेंट सेक्शन में डाल देना। मैं रिसेंटली एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि कैसे प्रैक्टिस करना है, जिसमें मैं डिफरेंट मेथड बताऊँगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा कि कैसे प्रैक्टिस करना है। तो मेरे को लगा कि ये एक बहुत कॉमन डाउट है जो बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और तुम्हें बिल्कुल नहीं पता चलता कि कौन सी वेबसाइट कब यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है, किस वेबसाइट के क्या क्या फ़ायदे हैं, किस चीज़ के लिए कौन सी वेबसाइट यूज़ करनी है। तो उसमें मैं 2-3 वेबसाइट डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, तुम्हारे को एक शेड्यूल बता दूंगा जिसको फॉलो करके तुम बहुत फास्ट ग्रोथ कर सकते हो, कि कैसे तुम डेवलपमेंट भी मैनेज कर पाओ और कॉम्पिटिटिव में मैनेज कर पाओ, कैसे तुम कॉन्टेस्ट भी दे पाओ और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी कर पाओ, इंटरव्यू की भी प्रैक्टिस कर पाओ, और या फिर तुम्हें कॉम्पिटिटिव की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है तो उसकी कर पाओ। तो उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ 2-3 दिन में। अभी थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है तो इस वजह से मैं वो बना नहीं पा रहा हूँ। आगे आने वाले वीडियोस में हम मैप्स और सेट्स करेंगे, तो आई होप तुम लोग वो पढ़ लोगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।